फिलिप्स कर्व के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने फिलिप्स कर्व का कालांतर में क्या शेप होगा उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब ये जानना जरूरी है कि फिलिप्स कर्व और जो पॉलिसी फिलिप्स कर्व का पॉलिसी मेकिंग में क्या रोल है, कैसे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको फिलिप्स कर्व हेल्प करता है, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो या फिजिकल पॉलिसी, यानी उसका इम्प्लीकेशन क्या है, इम्प्लीकेशन ऑफ फिलिप्स कर्व इन पॉलिसी मेकिंग, या लिख सकते हो पॉलिसी इम्प्लीकेशन, पॉलिसी एंड फिलिप्स कर्व। चाहे आप इम्प्लीकेशन ऑफ फिलिप्स कर्व इन पॉलिसी मेकिंग लिखो या आप कह सकते हो कि पॉलिसी इम्प्लीकेशन एंड फिलिप्स कर्व, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, कैसे फिलिप्स कर्व जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको एक के दिशा देता है और पॉलिसी मेकर्स को कैसे फिलिप्स कर्व का यूज इकॉनमी को रेगुलेट करने के लिए करना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, फिलिप्स ने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन के बीच में ट्रेड ऑफ होता है। यदि इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो तो ऐसी स्थिति में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो सकता है, या ठीक इसके विपरीत यदि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम बढ़ा करके इन्फ्लेशन रेट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ा करके इन्फ्लेशन रेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रश्न यह है कि हम क्या करना चाहते हैं, वास्तव में अर्थव्यवस्था में किसकी आवश्यकता है, कौन सा उद्देश्य है जिसको जो पॉलिसी मेकर्स हैं प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो फिलिप्स कर्व उनको हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कि एक हाई लेवल अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर इन्फ्लेशन की रेट क्या हो सकती है, या यदि इन्फ्लेशन की रेट को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, स्फीति की दर को स्थिरता प्रदान करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में बेरोजगारी की दर कितनी हो सकती है, या अनएम्प्लॉयमेंट की एक निश्चित दर को प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में जो स्फीति है वो कितना सहन कर सकती है, जो वेरिएबल रेट है आप इन्फ्लेशन का वो कितना हो सकता है। ऐसा करने के लिए ये जरूरी है जानना कि फिलिप्स कर्व की इकॉनमी में पोजीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन को समझना, एग्जैक्ट स्थिति को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। और यह भी जानना जरूरी है कि जो अभी फिलिप्स कर्व की स्थिति है अर्थव्यवस्था में, क्या पॉलिसी चेंजेस के द्वारा, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो या फिजिकल पॉलिसी हो, वह पॉलिसी चाहे एक्सपेंशनरी हो या कॉन्ट्रैक्शनरी हो, क्या उसके माध्यम से फिलिप्स कर्व के पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यह भी एक विषय है पॉलिसी मेकर्स के लिए, फिलिप्स कर्व की स्थिति को जानना अर्थव्यवस्था। यदि मान लीजिए फिलिप्स कर्व की कोई पोजीशन है जो एस्टिमेटेड है और यदि संभावना है कि फिलिप्स कर्व को शिफ्ट किया जा सकता है, डाउनवर्ड शिफ्टिंग हो सकती है, इसका मतलब जो अभी तक हम इसकी बात कर रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन के बीच में ट्रेड ऑफ होगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, लेकिन पॉलिसी चेंजेस के माध्यम से यदि फिलिप्स कर्व को हम शिफ्ट कर सकते हैं, डाउनवर्ड शिफ्टिंग उनकी हो सकती है, बाएं की परिवर्तन हो सकता है, तो ट्रेड ऑफ कैसा होगा, ट्रेड ऑफ कैसा होगा, विपरीत नहीं होगा दोनों के बीच, बल्कि जैसे ही यदि फिलिप्स कर्व बाएं की ओर शिफ्ट करता है, डाउनवर्ड शिफ्टिंग उसकी होती है फिलिप्स कर्व की, यदि पॉलिसी चेंजेस के माध्यम से, इसका असर है कि अब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर भी कम होगी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम। जैसे मान लो एक स्थिति है इन्फ्लेशन
अनएम्प्लॉयमेंट रेट परसेंट में फिलिस कर क्वेश्चन क्या कर दिया पीसी। एक कोई फिलिस का इस तरह का है PC1, कोई एक पॉइंट लिया हमने, मान लो P1, अनएम्प्लॉयमेंट रेट PC के अनुसार U1, PC1 के अनुसार U2। यदि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम कांस्टेंट मान है जो PC पर है U1, तो ऐसी स्थिति में इन्फ्लेशन की रेट हमको यह भी मिल सकती है। हमने यूज कर लिया, मान लो इसके लेफ्ट साइड में शिफ्टिंग संभव है, मान लिया पार्शियल चेंजेस से शिफ्टिंग संभव है। एक PC0 में पहले पोजीशन मान लो ये पोजीशन है जो एस्टिमेटेड है वो इस प्रकार का है ई पॉइंट के अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं, ई पॉइंट मान लिया एक जंक्शन से मैंने मान लिया कि उस पर जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर MPL इक्वल टू वेज किसके बराबर, तो MPL वेज के बराबर। इसका मतलब क्या है, वो ऑप्टिमल सिचुएशन होगा, अनुकूलतम स्थिति होगी, पूर्ण रोजगार की संभावना हम मान सकते हैं ऐसी स्थिति में। ई पॉइंट कुछ इस तरह का, ई पॉइंट के अनुसार अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन ग्रेड जो P1 से दर्शाया जा रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट U1 एक कॉम्बिनेशन मिला। इस कर्व पर यदि मूव करें हम PC पर मूव करें बाएं की ओर तो क्या बताएगा, PC पर मूवमेंट बाएं राइट साइड में मूव करें हम तो क्या बताएगा कि यदि हम प्राइस लेवल को कंट्रोल करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। या हम अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में स्फीति की अधिकतम दर क्या हो सकती है, दोनों बात। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंट्रोल कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में PC के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसका जो भी संदर्भ बिंदु मिलेगा वो बताएगा कि अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन की रेट अधिकतम क्या हो सकती है। दोनों के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन के बीच में एक ट्रेड ऑफ है जिसकी बात इसने किया। लेकिन जरा एज्यूम करो कि यदि पॉलिसी चेंजेज के माध्यम से, चाहे फिजिकल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें चेंजेस करके यदि अर्थव्यवस्था को हम क्या कर सकते हैं, यदि अर्थव्यवस्था के लिए PC0 फिलिस कर्व तैयार कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, कोई पॉइंट हम ले लें, यहां पर हमने लिख लिया P0 पॉइंट पर क्या है, अब क्या देख रहे हैं कि ट्रेड ऑफ जो एक घट रहा था तो दूसरा बढ़ रहा था, यहां पर क्या यदि शिफ्टिंग इसकी पॉसिबल है पॉलिसी चेंजेस के माध्यम से तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम होगा और इन्फ्लेशन रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जरूरी है जानना पॉलिसी मेकर्स के लिए कि इकॉनमी में जो फिलिस कर्व का पोजीशन है, जो स्थिति है वो क्या उसमें परिवर्तन की संभावना है या नहीं। पॉलिसी चेंजेस से उसमें भी हम चेंज कर सकते हैं, फिलिस कर्व पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, तो चेंज करना चाहिए। ओके, यदि मान लो यह एस्टिमेट किया गया PC1, आप देखो PC1 पर क्या दिख रहा है, यदि फिलिस कर्व की पोजीशन PC1 हो, पोजीशन चेंज हो गई, PC1 हो, तो ऐसी दशा में जो PC के अनुसार U1 अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर इन्फ्लेशन रेट P1 थी, अब क्या होगा, P2 होगा। या अनएम्प्लॉयमेंट रेट को जो हम उतना ही बनाए रखना चाहते हैं
P1 ही बनाए रखना चाहते हैं जैसा कि PC पर है, और शिफ्टिंग यदि संभव हो गई, शिफ्टिंग हो गई, फिलिप्स कर्व की शिफ्टिंग हो गई, तो ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो फिलिप्स कर्व पर मूवमेंट तो एक बताता है ट्रेड ऑफ, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, लेकिन फिलिप्स कर्व की शिफ्टिंग हो जाए तो ये संभावना है कि दोनों बढ़ जाएं या दोनों कम हो। आवश्यकता इस बात की है कि वास्तव में जो फिलिप्स कर्व है, जो स्थिति, जो चेंजेज किया जा रहा, पॉलिसी चेंजेज के द्वारा जो पोजिशन को हम चेंज कर रहे हैं, उसके लिए सुटेबल क्या है, बात समझ में आ रही है। इसको एक दूसरे तरह से समझाने का प्रयास किया गया कि मेन गोल क्या है, पॉलिसी चेंजेज जो करना चाहते हैं, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो या फिजिकल पॉलिसी हो, उस चेंजेज के द्वारा क्या होना चाहिए, इकोनॉमी का वेलफेयर मैक्सिमाइज करना चाहिए। जो अर्थव्यवस्था में लोग हैं उनका जो कल्याण है वो अधिकतम होना चाहिए। कल्याण कब अधिकतम होगा कि जबकि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी कम हो जाए, इन्फ्लेशन की रेट भी क्या हो, वो भी कम हो, दोनों कम हो। कैसे हो सकता है, एक दूसरे डायग्राम के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन्फ्लेशन, इसको समझाने के लिए कि वास्तव में जो पॉलिसी चेंजेज किए जाए और पॉलिसी चेंजेज के माध्यम से अर्थव्यवस्था में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट और जो इन्फ्लेशन की रेट है क्या हो, जिस पर क्या हो, सोसाइटी का वेलफेयर क्या करे, मैक्सिमम। क्योंकि फिलिप्स कर्व में तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये भी पॉइंट्स है पीसी का, ये भी पॉइंट्स है, ये भी पॉइंट्स, कई सारे पॉइंट्स, लेकिन क्या सभी बिंदुओं पर जो सभी कॉम्बिनेशन है रेट ऑफ इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ये सारे पॉइंट्स, इन सभी बिंदुओं पर जो वेलफेयर है वो अधिक से अधिक होगा, ऐसा नहीं। ये ट्रेड ऑफ बता रहा है, लेकिन इसमें से कौन सा एक है कॉम्बिनेशन अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन रेट का, जिस पर सोसाइटी का वेलफेयर क्या होगा, तो जरूरत इस बात की है कि यदि वेलफेयर के साथ इसको हम कनेक्ट करना चाहते हैं, किसको, फिलिप्स कर्व को यदि वेलफेयर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हमको एक सोसाइटी क्या खींचना पड़ेगा, वेलफेयर बताने वाला कर्व, कल्याण अर्थक को बताने वाला कर्व, इंडिफरेंस कर्व खींचना पड़ेगा। ठीक है, वो इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू दी वर्जिन होगा, नहीं, कॉन्केव टू दी वर्जिन। मान लो एक फिलिप्स कर्व कुछ इसी प्रकार का है, वेलफेयर कर्व I1, I2, I', ये भी क्या बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और जो इन्फ्लेशन रेट है उनके बीच में संबंध, रिलेशनशिप क्या है, ये इंडिफरेंस कर, सोसाइटी के इंडिफरेंस कर, जो ये बता रहे हैं कि सोसाइटी किस लेवल पर चाहती है, इस लेवल पर चाहती है, किस पर चाहती है,
किस पर चाहेगी सोसाइटी? वेलफेयर कब अधिक होगा? सोसाइटी में क्या होना चाहिए? अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो और इन्फ्लेशन रेट भी क्या हो? कम। एक तरह का I1, I2, I डैश जो कॉन्केव टू वर्जिन खींचा गया है, जो बता रहा है इन दोनों के बीच में क्या है, कैसा संबंध है? निगेटिव रिलेशनशिप है। निगेटिव रिलेशनशिप को बता रहा है, इन दोनों के बीच में ऋणात्मक संबंध है। कोई पॉइंट लोगे तो क्या होगा? एक घटेगा, दूसरा बढ़ेगा। तो ये सोसाइटी के वेलफेयर से संबंधित जो डिफरेंस कर खींचा गया है, I1, I2, I डैश, इसको हम इससे कनेक्ट करें तभी हम जान पाएंगे कि वास्तव में ये जो फिलिप्स कर्व का कौन सा पॉइंट है जो सोसाइटी की दृष्टि से ऑप्टिमल होगा, जिस पर सोसाइटी का वेलफेयर मैक्सिमाइज करे। ठीक, क्योंकि सारे पॉइंट्स बेहतर नहीं हो सकते। ये तो ये बता रहा है ना कि यदि इन्फ्लेशन की रेट इतनी है तो उसके संगत अर्थव्यवस्था में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा। इन्फ्लेशन की रेट को यदि कम करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगी, दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ। लेकिन वास्तव में होना क्या चाहिए? पॉलिसी चेंजेस के माध्यम से जो पॉलिसी है, मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी है, उसमें चेंजेस करके, उसमें परिवर्तन करके जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो किस पर लाना है, किस कॉम्बिनेशन को प्राप्त करें ताकि वेलफेयर क्या हो इस सोसाइटी का मैक्सिमम। क्योंकि मेन गोल क्या है, पॉलिसी में जो भी चेंजेस करते हैं उसका गोल क्या होता है? सोसाइटी के वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना। मान लीजिए कुछ इस प्रकार का फिलिप्स कर्व मिल रहा है। इसी वक्त इसके अनुसार एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ऐसी दशा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा? कुछ मान लिया U1, इन्फ्लेशन की रेट E1। ये फिलिप्स कर्व एक ऐसा भी फिलिप्स कर्व है, एक ऐसा भी कर्व है जो यहां पर पॉइंट बी, इसके अनुसार U2 और अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन की रेट क्या होगी? U2 मान लो P1 is greater than P2 and U1 is less than U2। एक पॉइंट तय है, एक पॉइंट तय है। यदि इस पॉइंट को हम ध्यान दें, इस पॉइंट को देखें तो क्या लगता है कि जो वेलफेयर है, यानी फिलिप्स कर्व और जो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को जहाँ टेंजेंट करते हैं, जहाँ टेंजेंट करेंगे, कौन सा टेंजेंट पॉइंट है ना, जहाँ टेंजेंट करेंगे वो क्या होगा? वहीं पर सोसाइटी का वेलफेयर मैक्सिमाइज करेगा। तो I1 के अनुसार देखें तो ये पॉइंट हो रहा, इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में क्या होना चाहिए? इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में कितना होना चाहिए? अर्थव्यवस्था में यानी जो भी पॉलिसी चेंजेस हैं, मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी, किस तरह से फ्रेम किया जाए ताकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी हो? U1 हो और इन्फ्लेशन की रेट P1 हो। बोलो पूछता ना, इसको ये इससे क्या है, इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इस पर जो कॉम्बिनेशन है इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, वो पॉलिसी चेंजेस से संभव नहीं, क्योंकि इकोनॉमी का जो फिलिप्स कर्व है वो इस तरह का है। मैंने कहा फिर यदि पॉलिसी चेंजेस के माध्यम से किसी कर्व को भी शिफ्ट कर सकते हैं
यदि ऐसा पॉसिबल है तो इसको भी प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि इसकी शिफ्टिंग जितना ही बाएं तरफ होगी उतना ही क्या बताएगा, उतना ही अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कम होगा। ये दिया हुआ है, इसमें चेंज संभव नहीं है, तो एक विकल्प क्या बचता है, विकल्प ये बचता है ऐसी स्थिति में कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट Q1 मेंटेन किया जाए और इन्फ्लेशन की रेट P1 को मेंटेन किया जाए। इसी पर अर्थव्यवस्था का जो वेलफेयर है, लोगों का जो वेलफेयर अर्थव्यवस्था में वो मैक्सिमम। इस सेप का ही है, कहीं कहीं इस सेप का हमको मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या देख रहे हो कि यहां पर तो है एंड इसी पर मूव करना है, दिया हुआ है, फीस कर दिया हुआ, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे जो वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो इन्फ्लेशन रेट को कम करें, P2 करें और एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाना हो, U2 करना। तो पॉइंट भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि जो सोसाइटी का इंडिफरेंस कर्व है वो किस तरह का है और जो फ्लिश कर्व है इकोनॉमी में उसकी पोजीशन क्या, उसकी स्थिति क्या। तो फ्लिश करके स्थिति को परिवर्तित करके सोसाइटी के वेलफेयर को बढ़ाया जा सकता है। पॉलिसी मेकिंग में फ्लिश कर्व निश्चित रूप से ये एक तरह का पॉलिसी मेकर्स के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना देता है, एक महत्वपूर्ण आधार देता है कि यदि हम एक वेरिएबल्स को कंट्रोल करना चाहते हैं तो अर्थव्यवस्था दूसरे वेरिएबल्स को कहां तक बियर कर सकती है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या एक समस्या है, इन्फ्लेशन भी क्या है एक समस्या है। इसलिए मैंने कहा बियर कर सकती है, कितना सहन कर सकती है, ये चीज नहीं है, कितना बियर कर सकती है, बियरिंग कैपेसिटी क्या। तो इस तरह से फ्लिश कर्व का जो रोल है वो बहुत। इसी के साथ पॉलिसी चेंजेज में कुछ और भी बात है, कुछ और लोगों का ये मानना है कि ये तो ठीक है लेकिन वास्तव में जब हम मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी जब भी बनाई जाती है या तो एक्सपेंशनरी होती है या कॉन्ट्रैक्शनरी होती है। एक्सपेंशनरी होगी तो ट्रेड साइकिल के अनुसार अर्थव्यवस्था आगे की हो जाएगी। यदि कॉन्ट्रैक्शनरी होगी इसका मतलब क्या करना चाहते हैं, प्राइस को कंट्रोल करना चाहते हैं। एक्सपेंशनरी क्या करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन को बढ़ाना चाहते हैं। इन्फ्लेशन को एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी हमारी है, मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी एक्सपेंशनरी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, कीमतें क्या होंगी, बढ़ेंगी। विस्तारवादी यदि राजकोषीय और मौद्रिक नीति होगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा, इकोनॉमी अपवर्ड स्विंग कर रही है। लेकिन जब कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाती हैं तो एक समय क्या आता है, पॉलिसी कैसे चेंज करती हैं, मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी क्या बताते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी बनाते हैं, संकुचन कहानी बनाते हैं। अर्थव्यवस्था क्या करे, वो स्विंग करे। बात समझ में आ रही है, अर्थव्यवस्था को स्विंग करे। तो जब अर्थव्यवस्था कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अपनाई जाती है, मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी, तो ये मानना है कि होता क्या है ऐसी स्थिति में, तो अभी तक चूंकि इकोनॉमी अपवर्ड स्विंग कर रही थी, अपवर्ड स्विंग करने में प्राइसेस इंक्रीज करती हैं और उसके पीछे पीछे वेज क्या होती है, वेज भी बढ़ती है, वेज बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी को कॉन्ट्रैक्शनरी बनाती है, संकुचनकारी बनाती है, तो कीमतें क्या होती हैं, कीमतें गिरने लगती। लेकिन कीमतों के गिरने के साथ तत्काल मजदूरी दर में कमी नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि उनके दिमाग में क्या बना हुआ है, उनके दिमाग में बना हुआ है कि कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए वेज को बढ़ाने की डिमांड करते हैं। तो शुरू में जब भी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अपनाई जाती है कीमतें तो बढ़ती, कीमतें तो कम होती हैं लेकिन वेज कम नहीं होता है। ठीक है, कुछ समय बाद फिर क्या होता है, जब ये मैसेज चला जाता है इकोनॉमी में कि नहीं कीमतें कम हो रही हैं, तो कीमतें जब कम होंगी तो प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, कम होता जाएगा।
बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स क्या करेंगे, वो लेबर की डिमांड करेंगे। लेबर की डिमांड क्या होगी, कम। लेबर की डिमांड कम होगी, फिर क्या होगा, वो अनएम्प्लॉयमेंट बस नहीं। तो इस तरह से इकॉनमी में एक लूप बनता है। एक लूप कैसे लूप बनेगा, यदि ये फिलिप्स कर्व है तो ये कहना है कि इकॉनमी में एक तरह का लूप बनता है। वो लूप कैसे चलता है, इस तरह। एक तरह का लूप बनेगा, यानी इकॉनमी जब यदि मान लो सी पॉइंट से इधर की ओर जाती है, इसका यानी क्या हो रही है, अपवर्ड स्विंग कर रही है। सी पॉइंट से एक तरफ क्या आती है, इकॉनमी में अपवर्ड स्विंग होता है, ट्रेड साइकिल ऊपर की ओर जा रही है। तो ट्रेड साइकिल पर क्या इन्फ्लेशन क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यानी कॉन्ट्रैक्शनरी यदि एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाई जा रही है, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी भी क्या एक्सपेंशनरी है, विस्तारवादी नीति, तो कीमतें क्या होंगी, बढ़ेंगी। कीमतें बढ़ेंगी तो फिर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने की संभावना होती है। ऐसी दिशा में क्या होगा, लेबर की डिमांड क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो लेबर की डिमांड बढ़ेगी, इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कम होगा। कीमतें बढ़ रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। लेकिन कीमतों में जब बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, इन्फ्लेशन की स्थिति बहुत अधिक हो जाती है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था में फिर क्या होता है, यू टर्न। यानी अब इकॉनमी में कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, अब महत्वपूर्ण क्या हो गया, इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करना, तो इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए यदि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अपनाई गई, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, जब भी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अपनाई जाएगी, ताकि इन्फ्लेशन क्या, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करना, स्फीति की दर को नियंत्रित करना। जब ऐसा किया जाएगा तो आप देख रहे हो ए से बी की ओर मूवमेंट होगा, ए से बी की ओर मूवमेंट होगा। ए से बी की ओर मूवमेंट क्या बता रहा है, कोई पॉइंट लो क्या मिलेगा, कीमतें तो धीरे धीरे कम होंगी, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम नहीं होगा, हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। फिर एक समय जब आता है, फिर इकॉनमी बी से बाद में, ये पहले की स्थिति है, शुरू में कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अपनाएंगे, ए से बी की तरफ मूवमेंट होगा, और फिर उसके बाद इकॉनमी में बी से इधर की मूवमेंट होता है। यानी इन्फ्लेशन की रेट क्या होगी, आप देख रहे हो ना, यहाँ से ऊपर बढ़ा हुआ, ये से बढ़ा हुआ, यानी इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, शुरू में इन्फ्लेशन बढ़ता है, फिर इकॉनमी बी में पहुंचने पर फिर क्या होता है, धीरे धीरे इन्फ्लेशन का रेट कंट्रोल होने लगता है बाद में, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है। तो कई का मानना है कि वास्तव में जो इस तरह का इकॉनमी में ट्रेड साइकिल के अनुसार देखें, तो फिलिप्स कर्व के इर्द गिर्द एक लूप बनता है, एक परिक्रमा बनता है, इकॉनमी उसी पर मूव करते रहती है। यहाँ तक कि कुछ और अर्थशास्त्री हैं, मुख्य रूप से जॉनसन का मानना है कि नहीं, वास्तव में फिलिप्स कर्व के बारे में जितनी बातें कही गई पॉलिसी इम्प्लीकेशन के संदर्भ में, इससे कहीं महत्वपूर्ण है कि लेबर मार्केट में जिस तरह की प्रत्याशाओं की बात की गई कि पूरा का पूरा लेबर मार्केट, ये तो कहा गया मजदूर क्या एक्सपेक्ट करता है, उसको इतना ऑब्जर्व कर लेना और उस तरह का रिएक्शन मजदूरों से मिल पाना ये संभव नहीं। लेकिन फिर भी वास्तव में पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी मेकर्स के लिए फिलिप्स कर्व एक महत्वपूर्ण टूल होता है, एक आधार होता है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए पॉलिसी चेंजेज करके इकॉनमी के इफेक्ट को मैक्सिमाइज